हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। कंटिन्यू करते हैं अपनी उपेंद्र सिंह की डिस्कशन को। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर वाइंड अप होते हुए बताया था कि इस वाले चैप्टर के अंदर हमारा बस हाफ पार्ट रह गया कंप्लीट करने को। फर्स्ट हाफ के अंदर हमने मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ा था, फिर एक ब्रेक आया था इस चैप्टर के अंदर जहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट कुछ साइट्स, आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस की कुछ डिबेट्स को देखा था। अब हम बात करते हैं एपिग्राफी की। मैन्यूस्क्रिप्ट्स में जब आपने इस चैप्टर को दोस्तों देखा था तो आप काफ़ी परेशान हुए होंगे इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ रिवाइजिंग, क्योंकि अनगिनत बुक्स के नाम थे जो कि एंशियंट टाइम्स से होते हुए मेडिवल टाइम्स तक, मॉडर्न टाइम्स तक। वैसे तो मॉडर्न के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, 99% ये बुक जो पूरी की पूरी डिज़ाइन करी गई है वो एंशियंट मेडिवल के कॉन्टेक्स्ट में करी गई है। लेकिन फिर भी बुक्स का जो पूरा सिलसिला था वो बहुत ज़्यादा लंबा था, बहुत बड़ा था, काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वो थी, बीच बीच में उसमें एनालिसिस आती थी, लेकिन बुक्स के नाम बहुत सारे थे हमारे पास याद करने के लिए। अब एपिग्राफी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को हम लोग कहते हैं, वो एक इजी गोइंग चीज़ है। तो आपको अब सेकंड हाफ जो चैप्टर चलने वाला है इसमें बहुत ज़्यादा लेक्चर भी नहीं होंगे, लेकिन उतना तंग भी नहीं करेगा ये आपको, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ी थी। यहाँ पर ज़्यादातर आपको बस एनालिसिस और अलग अलग रीजन्स में कौन कौन से इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं, बस वो आपको सीखने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन को। हम बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में एपिग्राफी की। एपिग्राफी का मतलब क्या होता है वो इन्होंने कोलन के बाद यहाँ पर लिख रखा है। एपिग्राफी इज़ नथिंग बट स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। दोस्तों एक बेसिक फ़र्क मुझे बताओ, जो कि मैंने आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी में समझाया था और हर जगह हिस्ट्री में मैं आपको समझाते ही रहता हूँ जब भी इन दो वर्ड्स के जिक्र होते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस के बीच में। रिया मुझे बताओ कि बेसिक फ़र्क क्या होता है। व्हाट इज़ द कोर डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनोलॉजी ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर्सेस इंस्क्रिप्शन? क्या डिफरेंस है रिया दोनों में? हाँ, इंस्क्रिप्शन किस पे लिखा जाता है? हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है ना। ये बेसिक फ़र्क आप सब लोग जानते ही हो गया है ना, मेघा, मयूर, पता है इतना तो, है ना। तो इंस्क्रिप्शंस जो है, दीज आर दोज राइटिंग्स विच आर रिटन ऑन हार्ड सरफेसेस। जो भी आप हार्ड सरफेस पे लिखते हो उसको हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो यहाँ पर जो हम टॉपिक पूरा पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे बेसिकली अबाउट एंशंट एंड अर्ली मेडिवल स्क्रिप्ट्स। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक चीज़ को और ब्रश अप कर लेते हैं। यहाँ पर एक टर्म है स्क्रिप्ट्स। तो आप मुझे बताओ, स्क्रिप्ट से होते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम किसकी तरफ पहुँचते हैं? स्क्रिप्ट किसका माध्यम होता है? स्क्रिप्ट से जनरली क्या डिज़ाइन करी जा सकती है जो हैंड इन हैंड चलता है? बताओ मेघा, क्या होता है वो सिलसिला? स्क्रिप्ट्स का रास्ता हमें कहाँ लेकर जाता है? अरे हिस्ट्री की तरफ तो ठीक है, मतलब स्क्रिप्ट्स का बेसिक जो फंडा होता है इन्वेंशन का वो क्या होता है? स्क्रिप्ट्स होती ही क्यों है? हाँ, वो हम जान सकें। नहीं, एक लाइन में मैं जैसे अगर मैं मतलब बताऊं, देखो ये है, आप सही कह रहे हो, आप गलत नहीं कह रहे हो, लेकिन मैं जनरली आपसे ये पूछ रहा हूँ, स्क्रिप्ट का जो बेसिक फंडा होता है ना डेवलपमेंट का, वो पता है क्यों होता है? ताकि हम एक लैंग्वेज को डिज़ाइन कर सकें। राइट मेगा? ऐसे ही होता है। लैंग्वेज का जो बेस है वो स्क्रिप्ट है ना। जैसे इसको हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज को हिंदी में क्या कहते हैं? भाषा। और हर एक भाषा की क्या होती है स्क्रिप्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? लिपि। अब पा मुझे पता नहीं कि पा में बड़ी की मात्रा आती है, छोटी की मात्रा आती है, मुझे यही याद है, शायद से यही होता है। ठीक है, बड़ी होती है। अच्छा ठीक है, चलो लो भाई, आप ठीक लिखी कि गलत लिखी थी? तुम टाइम वेस्ट करा रहे हो बच्चों का। ठीक है, लिपि। तो हर एक भाषा का जो आधार होता है वो लिपि पर होता है। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको, आगे बढ़ने से पहले आपको हमेशा के लिए क्लैरिटी मिल जाएगी। हिंदी क्या है? भाषा है कि लिपि है? भाषा है। हिंदी भाषा का बेस कौन सी लिपि में लाई करता है, कौन सी स्क्रिप्ट में लाई करता है?
शाबाश, देवनागरी। तो क्लियर हो गया कि क्या है ये चीज़। अब यहाँ पर मैन्यूस्क्रिप्ट्स की फॉर्मेट के अंदर भी लिखा जा सकता है इन सब चीज़ों को, लेकिन हमारी जो पूरी डिस्कशन जो इवॉल्व और रोटेट करने वाली है वो करने वाली है अराउंड हार्ड सर्फेसिस के ऊपर लिखी गई स्क्रिप्ट्स, हार्ड सर्फेसिस के ऊपर। इसलिए हमारा पूरा टॉपिक जो रिवॉल्व करेगा इस डिस्कशन में, और इसके बाद जो भी क्लासेस चलेंगी आपकी जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता, तो वो इंस्क्रिप्शंस हार्ड सर्फेस के ऊपर, राइटिंग्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो जनरली हम अपनी जब फाउंडेशन कोर्स के अंदर बात करते हैं एनसीईआरटीज़ में, तमिलनाडु में पूनमदला दहिया की बुक के अंदर, तो मैं आपको यही बोलता रहता ना, मतलब ये वाली चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ स्क्रिप्ट और इसकी लैंग्वेज की डिस्कशन में आपको मैं क्यों लेकर गया। हमेशा आपने मेरे मुंह से एक ही बात सुनी होगी कि राइटिंग्स विच आर रिटन ऑन हार्ड सरफेस, तो मैं राइटिंग्स ही बोलता रहता था। आज आपको प्रॉपर तरीके से वो पता लग रहा है वो जो राइटिंग है उसका एक दायरा भी तो होता होगा। वो राइटिंग है क्या, हम बोलें क्या उस राइटिंग को, टेक्निकल वर्ड्स क्या होते हैं उसके लिए, तो वो है स्क्रिप्ट, वो एक लिपि है। अब कुछ लिपियाँ, कुछ स्क्रिप्ट्स इंटरप्रेट कर ली गई हैं आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस के द्वारा, कुछ नहीं भी हो पाई हैं। बताओ मुझे कौन सी वाली नहीं हो पाई है। द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग स्क्रिप्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हाँ तो कहाँ की है भाई वो, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो समझते हैं इस चीज़ को। इंस्क्रिप्शंस और जो कॉइन्स हैं दोस्तों, मुझे एक टर्म बताओ, कॉइन्स की स्टडी को मेगा हम क्या कहते हैं। शाबाश, न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है। इंस्क्रिप्शंस और जो कॉइन्स हैं वो जर्नली एक अम्ब्रेला टर्म के अंदर आते हैं, आर्कियोलॉजी। ठीक है, इनकी स्टडी को हम आर्कियोलॉजी की स्टडी ही बोलते हैं, और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में इनका जिक्र होता है। ठीक है, लेकिन इनको समझने के लिए, समझना मतलब अगर हमें इन इंस्क्रिप्शंस या कॉइन्स को, जो भी इन पे एनग्रेव्ड है, जो भी कुछ लिखा हुआ है, जो भी चित्र वगैरह इस पर बने हुए हैं, पिक्चर्स के अलावा, मतलब आप ऐसा मान लो कि कोई एक सिंबल्स बने हुए हैं, पिक्चर्स ना बोल के अगर मैं प्रॉपर वर्ड बोलूँ तो कुछ सिंबल्स बने हुए हैं, उसको अगर हमें इंटरप्रेट करना है तो वो एक स्पेशलाइज्ड स्टडी होती है अपने आप में। स्पेशलाइज्ड स्टडी का मतलब ये है कि इट नीड्स एक्सपर्टीज। ठीक है, अब ये एक्सपर्टीज हो सकता है पास भी हो जाए या फेल भी हो जाए। अब उस फेलियर के पीछे जो कारण होते हैं, अगर मैं सिर्फ फेलियर की बात करूं तो वो होता है, हमारे पास हो सकता है कि उस चीज़ का कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अवेलेबल ही ना हो, या फिर हिस्ट्री में हम बहुत सारी चीज़ों के, जब किसी चीज़ को समझने के लिए डॉट टू डॉट को कनेक्ट करते हैं, तो कुछ जो फेजेस हैं हिस्ट्री के पर्टिकुलर टाइम पीरियड को समझने के लिए, एक टाइमलाइन को समझने के लिए, वो हमारे पास अवेलेबल हों, लेकिन उसके साथ ही कुछ मिसिंग एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जो कि फिर इस चीज़ को पूरा नहीं होने देते, इस स्टडी को, उस इंटरप्रिटेशन को पूरा नहीं होने देते हैं विद रिस्पेक्ट टू कि वो राइटिंग्स क्या हैं, वो सिंबल क्या है, उनका मतलब क्या है, ये यहाँ पर क्यों लिखे गए हैं, जो राइटर है वो क्या कहना चाह रहा है। तो ये दिक्कत आती है दोस्तों उसके इंटरप्रिटेशन में, जैसा कि मैंने आपको बताया। ओके, अब इंस्क्रिप्शन क्या है, इंस्क्रिप्शन की स्टडी क्या है, जैसा कि हमने ऊपर अभी देखा, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज नोन एज एपिग्राफी। और ये हमारे लिए कोई नई नॉलेज नहीं है, 6th क्लास की एनसीईआरटी से, जब से हम हिस्ट्री सब्जेक्ट से रूबरू हुए थे तब से हम इस चीज़ को जानते हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। इंस्क्रिप्शन एक वो राइटिंग है जो कि एनग्रेव करी जाती है। अब दोस्तों ये जो एनग्रेव है ना, ये जो प्रॉपर वर्ड होता है, दिस इज नोन एज एनग्रेवमेंट। और ये किसी भी प्रकार से करी जा सकती है, एनग्रेवमेंट अलग अलग तरीकों से करी जा सकती है। एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, आप क्या करो, जैसे आपने ली एक क्ले,
नॉर्मल सी आपने क्ले ली, क्ले का बेस लिया, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सूखने से पहले ही, या सूख भी गई है चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो टूट जाएगी जो मैं प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। उसको सूखने से पहले आपने क्या करा, आपने कोई एक ऐसी हथौड़े जैसी चीज ली और एक ली आपने कील, ठीक है। अब इस कील को और हथौड़े की सहायता से आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहां पर रिया लिखना है, तो उसको हथौड़े और कील की सहायता से मैंने ऐसे एनग्रेव कर दिया, ठीक है। अब ये जो एंग्रेवमेंट है, अब जब ये क्ले का बेस सूख भी जाएगा, अगर मैं इस रिया नाम के लेटर्स को, या जो भी मैंने ये लिखा है डॉट 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 बनाकर, जैसे ये छेद कर 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 करके कीलों से और हथौड़ों से, मैं अगर इसे टच करूंगा तो यहां पर मैं इसके सरफेस को फील कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ इट्स टेक्सचर, और थोड़ा सा एक लोअर लेवल का बेस, और उसी के साथ एक अपर लेवल का बेस। अपर लेवल और लोअर लेवल का बेस मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हो, जो चीज जैसे कहीं पर उभरती हुई या निखरती हुई किसी चीज से निकलकर आती है, ठीक है। जैसे कोई भी एक, मान लो बुक है, आपके पास कोई बुक होती है, अगर आप उन बुक को टच करोगे, अगर वो प्रिंटेड नहीं है उसके ऊपर, तो कुछ कुछ लेटर्स आप देखोगे कि निखरते हुए आते हैं। लकड़ी की कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर नकाशी करी गई है, अगर उस पैनल को अगर आप टच करोगे, मार्बल के या लकड़ी के पैनल को जिसके ऊपर नकाशी करी गई है, तो उसी नकाशी में अभी तक वो हो सकता है कि सरफेस बिना नकाशी के वो बिल्कुल फ्लैट था, लेकिन उस पर कोई भी चीज कील या हथौड़ा ठोकने के बाद कोई चीज अंदर की साइड चली गई हो, वो भले ही दूर से लग रहा हो कि एक पैटर्न बना हुआ है, ड्राइंग बनी हुई, डिजाइन बना हुआ है, एक सिंबल बना हुआ है, लेकिन वो अंदर की साइड दबकर रह गया हो, और बाहर की तरफ उसका एक अपर जो सरफेस है वो निखर कर आ रहा हो, ठीक है। इसको कहते हैं दोस्तों हम एंग्रेवमेंट। किसी चीज में कोई नकाशी करना, और नकाशी करने का मतलब यही होता है, फिर आप चाहे कुछ भी बना लो, उसके ऊपर सिंबल बना लो, या फिर कोई पैटर्न बना दो, कुछ भी कर दो। और ये एंग्रेवमेंट जब हम बात करते हैं इंस्क्रिप्शंस की, व्हेन वी टॉक अबाउट द टर्म ऑफ एपिग्राफी, तो ये हार्ड सरफेस के ऊपर ही करा जाता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब वो हार्ड सरफेस हो कौन कौन से सकते हैं ये हम जान लेते हैं। यहां पर इन्होंने पूरी लिस्ट दे दी है, जिसको हमने 6 से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी तमिलनाडु पूनम दलाल दहिया के अंदर सीखा ना, इन्होंने पूरा इंस्क्रिप्शन का हमें लिस्ट दे दिया, पूरा रेडीमेड बना हुआ कि कौन कौन से हार्ड सरफेस होते हैं। पत्थर, लकड़ी, मेटल, आइवरी प्लेक्स, ठीक है। प्लेक्स मतलब एक तरीके से पैनल। दोस्तों ये आइवरी क्या होता है, जरा आप में से मुझे कोई बताएगा कि व्हाट डू वी मीन बाय आइवरी, क्या होता है आइवरी? हाथी के दांत, ठीक है। और प्लेग का मतलब क्या होता है? प्लेग का मतलब होता है एक सिंपली पैनल, या फिर आप इसको एक तरीके से एक बेस भी मान सकते हो, उसको हम प्लेग या फिर पैनल कहते हैं। ब्रॉन्ज स्टैचू, ठीक है, और ब्रिक्स हो गई, क्ले हो गए, शेल्स हो गए, या पॉटरी हो गई, घड़े मटके वगैरह ये हो गए, ठीक है। अच्छा दोस्तों मुझे एक बात बताओ, ये अगर एक पॉटरी है हमारे पास, ठीक है, ये पॉटरी अभी पूरी तरीके से सजी हुई है, बताओ मुझे हाँ या ना। अरे ये पोर्ट्री मतलब ये मतलब सजी इन द सेंस यार, मैं ड्राइंग की और नक्काशी की बात नहीं कर रहा, ये इंटैक्ट है ना, ये पोर्ट्री जुड़ा हुआ है, पूरा मटका घड़ा ये जैसा है, ठीक है। ये जो इसके पार्ट्स होते हैं, अगर मैं इसको उठा के पटक दूं, जैसे हम गुल्लक को पटक देते हैं, तो ऐसे ऐसे करके उसके टुकड़े गिरते हैं, ये है ना, इनको हम क्या कहते हैं, इन टुकड़ों को? आर्कियोलॉजिस्ट को हमेशा सजी सजाई पॉटरी तो हर जगह मिलती नहीं है, ज्यादातर टुकड़े ही मिलते हैं। तो हमारी किताबों के अंदर क्या बोला जाता है इन टुकड़ों को, बताओ? आर्टिफैक्ट्स तो सब चीजें हैं जो जमीन के अंदर से खुदाई करके मिली हैं, बताओ मेगा रिया क्या बोला जाता है इनको? नहीं 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 नहीं, फ्लेक्स तो पत्थर के होते हैं रिया, जो फ्लेक टर्म है ना, डैट इज यूज फॉर स्टोन, तभी तो हम उनको स्टोन फ्लेक्स बोलते हैं।
आपको पता है ये वाली टर्म, आपने सुनी हुई है, आपको रिकॉल नहीं हो पा रही होगी। इनको हम कहते हैं पॉट शर्ट्स, या सिंपली शर्ट्स भी बोल सकते हो आप, SHERDS, शर्ट्स। ये जो टुकड़े हैं ये पॉट शर्ट्स हैं सारे के सारे। ओके, याद रखना, अभी हम आगे चलकर इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर पॉटरी के बारे में जिक्र हो रहा है तो अगर मतलब मैं आपको इसलिए समझाना चाह रहा था, यहाँ पर राइटर ने देखो एक्सेट्रा लिखा हुआ ना, तो एक्सेट्रा में तो फिर और भी चीज़ें आ सकती हैं। तो अगर मैं पॉट शर्ट्स यहाँ पर लिख देता तो क्या वो गलत होता? क्या वो इंस्क्रिप्शन का पार्ट नहीं होता क्या? बताओ, है तो वो घड़े का मटके का पार्ट ही ना, हार्ड सरफेस भी है। ठीक है, तो एपिग्राफी के अंदर एज अ डिसिप्लिन अगर मैं इसको देखूं तो इट इंक्लूड्स डिसाइफरिंग, यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन के ऊपर कोई ना कोई टेक्स्ट लिखा गया होगा, इनके ऊपर जो भी नक्काशी करी गई है, ये कुछ तो टेक्स्ट है। जैसे यहाँ पर मैंने RIYA रिया लिखा है, तो यहाँ पर जो ये टेक्स्ट है कि मुझे पता है कि आज के समय में ये एक इंग्लिश वर्ड है, ये इंग्लिश लेटर से मिलकर बना हुआ है, 4 इंग्लिश लेटर से मिलकर बना हुआ है, तो उसको हमें डिसाइफर करना होता है। ये टास्क होता है आर्कियोलॉजिस्ट का और हिस्टोरियंस का। और उसके साथ ही कभी कभार ऐसा भी होता है, जैसे आप तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में देखते हो संगम लिटरेचर में, कि वहाँ पर मंदिरों में इतने बड़े बड़े रेक्टेंगुलर पैनल्स होते हैं, है ना, और उनमें फिर कोई चीज़ें लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर ना ही एक पर्टिकुलर लेटर है, ना ही हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर लिमिटेड वर्ड्स हैं। यहाँ पर तो पूरे के पूरे सेंटेंसेस हैं जो कि अपने आप में कुछ बयां करने की बात कर रहे हैं। तो अगर मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को स्टडी करना है और इंस्क्रिप्शन मेरे पास है, तो मेरा काम क्या रह जाता है बीइंग एन आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियन? सिर्फ उनको इंटरप्रेट करना, उनको डिसाइफर करना, उसको टेक्स्ट को, उसके टेक्स्ट को अच्छी तरीके से समझना, ताकि मैं उस पर्टिकुलर ज़माने के टाइम पीरियड के बारे में जो भी किंग्स या फिर क्वींस हुआ करती थी, हम उनके बारे में पता लगा सकें। हो सकता है कि यहाँ पर हमें डिटेल मिल जाए कि उस ज़माने के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलता होगा। और बहुत सारे आप ऐसा भी जानते होंगे जो कि इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते हैं, इंस्क्रिप्शंस के बारे में आप जानते होंगे, जो कि यूलोजाइज करे जाते हैं। वो यूलॉजी की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर किसी राजा को उसके कोर्ट पोएट वगैरह के द्वारा प्रेज करा जाता है। तब हम उसको क्या बोल देते हैं, उस इंस्क्रिप्शन को? प्रशस्ति। जैसे सबसे फेमस प्रशस्ति कौन सी? प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है उसका फॉर्मेट। तो एपिग्राफी के अंदर हमें डिसाइफर करना है जो इंस्क्रिप्शंस के अंदर जो टेक्स्ट लिखा गया उसको, और एनालाइज करना है कि उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, जिसने उसको लिखा है तो वो क्यों लिखा है। अब जैसे हम जानते हैं कि व्हेन अ पर्टिकुलर कोर्ट पोएट या हिस्टोरियन जो कि एक राजा के साथ एसोसिएटेड है, वो उसको यूलोजाइज या उसको एक तरीके से एक्स्ट्रापोलेट या एग्जैजरेट करके तारीफ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको जी हजूरी करनी है अपने राजा की, महाराजा की, उसके दरबार की शान बनना है। वो चाहता है कि उसको मोहरे मिले, सोने की अशरफियाँ मिले, है ना, रिवॉर्ड में कुछ एक लैंड मिल जाए। तो वो बड़ा चढ़ाकर बेसिकली एग्जैजरेट कर कर बताते हैं कि वो चारों दिशाओं का राजा था, उसने इतनी विजय प्राप्त करी, उसने दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत के राजाओं महाराजाओं को हराया। तो हम जानते हैं कि हिस्टोरिकली रिटन रिकॉर्ड्स जो और भी उनके टाइम पीरियड के साथ पैरेलली अवेलेबल होते हैं, उसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, उसमें ये चीज़ें गिवन भी नहीं है। तो ये प्रशस्ति ही सिर्फ इसके बारे में इतनी एलैबोरेटिव या एग्जैजरेटेड वे में क्यों बातें कर रही है? ये जो इंस्क्रिप्शन है, वो प्रशस्ति जो है, वो जो प्रशंसा करी जा रही है, सिर्फ इसी के बारे में राजा महाराजा के लिए इतनी बातें क्यों हो रही हैं, जो कि देख के ही पता लग जाता है हमें कि एग्जैजरेटेड है। तो इंस्क्रिप्शन से हमें ये जो पता लग पा रहा है ना कि रियल हैं या फेक हैं, कम बातें रियल लिखी गई हैं या ज़्यादा बातें एग्जैजरेटेड वे में लिखी गई हैं, उसके लिए हमें पहले डिसाइफर तो करना होगा ना कि वो टेक्स्ट कहना क्या चाह रहा है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो अगर हम एपिग्राफी की स्टडी को
ये इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को हम बहुत पुराने समय के अंदर अगर समझने की कोशिश करें, यानी कि एंशियंट राइटिंग की स्टडी की तरफ अगर हम लोग आएँ, तो उसके लिए एक टर्म आती है जो कि एपिग्राफी का ही एक सब ब्रांच आप उसको कह सकते हो एज अ डिसिप्लिन, दैट इज नोन एज पेलियोग्राफी। ठीक है, एपिग्राफी होता है सिंपली किसी कोई भी इंस्क्रिप्शन हो, कोई भी हार्ड सरफेस पे जो टेक्स्ट लिखा गया हो उसकी स्टडी करना। पेलियोग्राफी का मतलब ये है कि आप हार्ड सरफेस के ऊपर लिखी गई टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर रहे हो, उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, उस राइटिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, बट यू आर डूइंग इट फॉर दोज इंस्क्रिप्शंस जो कि बहुत प्राचीन समय से जुड़ी हुई हैं। ओके, तो जैसा कि हम इस चैप्टर में पहले भी पढ़ चुके हैं और अपनी फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस वगैरह के अंदर भी हमने देखा है, हम एक फैक्ट को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शंस जो हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो अभी तक अनडिसाइफर्ड है, वो कौन सी इंस्क्रिप्शंस हैं? वो हैं दोस्तों हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस, हड़प्पन स्क्रिप्ट। ठीक है, और ओल्डेस्ट डिसाइफर्ड इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें, सबसे पुरानी जो कि डिसाइफर करी जा चुकी है, ठीक है, वो लेट 4th सेंचुरी बीसी की इंस्क्रिप्शंस हैं, लिखी गई हैं कौन सी दो भाषाओं के अंदर? एक ब्रह्मी और दूसरी खरोष्टी। ठीक है, खरोष्टी आप इसको कह लो या खरोष्टी कह लो, प्रोनाउंसिएशन कैसी भी हो सकती है, खरोष्टी या खरोष्ठी। तो दीज आर रिलेटेड टू मौर्यन एम्परर अशोका। ये अशोकन टाइम की इंस्क्रिप्शंस हैं। ठीक है, और अशोका की एक इंस्क्रिप्शन जो कि हमें अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिलती है, जिसके बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ा था। बताओ उस इंस्क्रिप्शन को हम लोग क्या कहते हैं? बताओ, अफगानिस्तान के अंदर अशोका की कौन सी इंस्क्रिप्शन मिलती है? शाबाश मेघा, कांधार इंस्क्रिप्शन। ठीक है, कितनी भाषाओं के अंदर ये लिखी गई है कांधार इंस्क्रिप्शन? 2। कौन कौन सी है वो 2 भाषा? 2 स्क्रिप्ट कौन सी है कांधार इंस्क्रिप्शन के अंदर? वैसे मैं भाषा कह रहा हूँ, अब समझ जाना, मतलब लिखने का मतलब लिपि है। वैसे तो कौन सी 2 स्क्रिप्ट यूज करी गई हैं? ग्रीक और अरेमिक। ठीक है, तो दीज इंक्लूड दोज ऑफ द मौर्यन एम्परर अशोका। ब्रह्मी और खरोष्टी के अंदर ये लिखी गई थी 4th सेंचुरी, लेट 4th सेंचुरी के अंदर। ये ओल्डेस्ट डिसाइफर्ड इंस्क्रिप्शन है। लेकिन सबसे पुरानी इंस्क्रिप्शन कौन सी है अगर ये सवाल आ जाए तो? हड़प्पन स्क्रिप्ट, हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस। लेकिन दिक्कत क्या है उसके साथ? दैट इज अनडिसाइफर्ड। तो ये जो मौर्यन एम्परर अशोका की जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं, ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर लिखा गया कि मेनली दे आर इन ब्राह्मी एंड खरोष्टी, लेकिन कांधार इंस्क्रिप्शन हमें ये फ़र्क बताने के लिए मैंने ये वाला फैक्ट आपसे पूछा। दीज आर रिटन इन ग्रीक एंड अरेमिक। तो बहुत अलग अलग भाषाओं के अंदर, लैंग्वेजेस के अंदर, स्क्रिप्ट्स के अंदर ही हमें देखने को मिलती है अशोकन इंस्क्रिप्शन। लेकिन ज़्यादातर जो हैं अशोका की टाइम की जो इंस्क्रिप्शंस हैं, दे आर रिटन इन प्राकृत एंड ब्राह्मी। तो मेघा, इस तरीके का जो सवाल है यूजीसी नेट में बन सकता है स्टेटमेंट की फॉर्म में या डायरेक्ट 4 ऑप्शंस की फॉर्म में, कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस इनमें से हमें कौन कौन सी भाषा के अंदर देखने को मिलती है। लास्ट ऑप्शन एक ऑल ऑफ दी अबव करके हो सकता है, पेयरिंग बनाकर आ सकता है, कोई ऐसी स्क्रिप्ट दी जा सकती है जो कि यहाँ से रिलेटेड ना हो। फॉर एग्जाम्पल संस्कृत, ठीक है, ब्राह्मी है, खरोष्टी है, ग्रीक इस टाइम की भाषा है, अरेमिक है और प्राकृत। और ज़्यादातर कौन सी इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है रिया, मयूर, मेघा, इन स्टेट पीएससी एंड यूपीएससी एग्जाम्स। ज़्यादातर जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस अवेलेबल हैं दे आर इन प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। सबसे पहले लेकिन जो मिली थी डिसाइफर्ड अशोकन इंस्क्रिप्शन, दे आर इन ब्राह्मी एंड खरोष्टी। ठीक है, पैरेलली हमें और भी जगह पर जो देखने को मिलती है, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान के अंदर कांधार इंस्क्रिप्शन, दे आर इन ग्रीक एंड अरेमिक ऑल्सो। अब देखो क्या है, हम ये चीज़ जानते हैं कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है जो कि अनडिसाइफर्ड है, उसका कोई मेल नहीं है
ब्राह्मी स्क्रिप्ट के साथ या खरोष्ठी स्क्रिप्ट के साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है इनके बीच में, लेकिन बीच में जो एक सिलसिला शुरू हुआ राइटिंग का, वो हम नहीं जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल राइटर यहां पर आपको ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड। यहां पर याद रखना, हम टाइम पीरियड को फिल करने की बात नहीं कर रहे हैं। आप जानते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद वैदिक एज आता है, फिर लेटर वैदिक एज आता है, फिर बुद्धिज्म जैनिज्म का टाइम पीरियड आता है, फिर अशोकन इंस्क्रिप्शन का टाइम पीरियड आता है। ये चीज़ आप जानते हो हिस्ट्री में। यहाँ पर राइटर आपको ये समझाने की कोशिश नहीं कर रहा है। राइटर यहाँ पर आपको ये बोल रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से होते हुए जब ये सिलसिला शुरू हुआ, आप अशोकन टाइम पीरियड को भूल जाओ, बुद्धिज्म जैनिज्म की बात कर लो, लेटर वैदिक एज की बात कर लो, जब ये सिलसिला शुरू हुआ ब्रह्मी का या खरोष्ठी लैंग्वेज का, स्क्रिप्ट का, इसके बीच में भी तो एक टाइम गैप रहा होगा ना। यहां से लेकर यहां तक भी तो एक टाइम गैप रहा होगा जिसमें किसी अन्य प्रकार की जो राइटिंग है वो डेवलप हुई होगी, लेकिन वो जो टाइम गैप है वो एक गैप ही रह गया, वो एक मिस्ट्री ही रह गई है, वो एक राज ही बनकर रह गया, क्योंकि हमें नहीं पता, हमें उसके एविडेंसेस भी नहीं मिले। हम चाहते तो आगे चलकर उसको डिसाइफर करने का सोचते या फिर डिसाइफर ना भी कर पाते, चलो ठीक है जो भी था, लेकिन बीच की राइटिंग का, बीच के सिलसिले का क्या हुआ, इंसान फिर कौन सी स्क्रिप्ट्स का यूज़ करते थे जब ये टाइम पीरियड था, फ्रॉम हरप्पन स्क्रिप्ट टू ब्राह्मी एंड खरोष्ठी का ज़माना जब चलता था, जब इनका आगमन हुआ, हमें नहीं पता बीच के अंदर कौन कौन सी भाषाएं, स्क्रिप्ट्स वगैरह आई, वो एक मिस्ट्री है। एंड देयर इज नो डायरेक्ट मेंशन ऑफ राइटिंग इन वैदिक टेक्स्ट। जो वैदिक टेक्स्ट हैं वहाँ पर कौन कौन सी प्रकार की इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर राइटिंग्स करी जाती थी, ठीक है, कौन कौन सी भाषाएं या फिर जो लिपियाँ जो थी उनका प्रचलन था, इसके बारे में हमें वैदिक टेक्स्ट में भी कुछ नहीं पता लगता है, ठीक है। बट हमें रेफरेंसेस ज़रूर मिलते हैं वैदिक टेक्स्ट के अंदर टू पोएटिक मीटर्स। अभी पोएटिक मीटर्स का दोस्तों ये मतलब होता है कि जो भी पोएम्स लिखी जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ रिदम्स, ठीक है। ग्रामेटिकल टर्म्स हमें देखने को मिलती है और फिनेटिक टर्म्स भी देखने को मिलती है। फिनेटिक का मतलब दोस्तों ये होता है कि कोई भी जो वर्ड होता है आप उसको कैसे उसकी साउंड से पहचानते हो, उसको फेनेटिक कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं ना इजलैंड, लेकिन बोलते क्या है इसको, आइलैंड। तो हमें पता है कि यहां पर हमारे फिनेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि एस साइलेंट है, इसको फिनेटिक्स कहते हैं, ओके। और ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं चाहे पोइटिक रिदम्स हों, पोइटिक मीटर्स का मतलब पोइटिक रिदम्स हैं, कंफ्यूज मत होना, इस मीटर वर्ड का मतलब यहाँ पर एक रिदमिक पैटर्न को बोला जाता है। ये डिक्शनरी मीनिंग मैं बीच बीच में दोस्तों आपको इसलिए बताता रहता हूँ ताकि आपको खुद से मेहनत ना करनी पड़े, खुद से सर्च करने में आपका 10-15 सेकंड जो भी जा सकते हैं वो बच जाएँ आपके, ठीक है। तो पोएटिक मीटर्स, ग्रामेटिकल टर्म्स, फेनेटिक टर्म्स, ये हमें छोटी मोटी तादाद के अंदर नहीं, बहुत लार्ज नंबर्स के अंदर मिले हमें वैदिक टेक्स्ट के अंदर। कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स एरिथमेटिकल कैलकुलेशंस भी हमें मिलती हैं लेटर वैदिक टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। जिसको देखते हुए, जिसको समझते और पढ़ते हुए कुछ हिस्टोरियंस हमें ये बोलते हैं कि देयर हैव बीन द पॉसिबिलिटी कि राइटिंग में हैव बीन नोन एट दैट टाइम, लेकिन वैदिक टेक्स्ट में राइटिंग का कोई प्रॉपर एक राइटिंग का स्ट्रक्चर, एक स्क्रिप्ट का कोई भी मेंशन नहीं है, डायरेक्ट रेफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता राइटिंग वगैरह का इन वैदिक टेक्स्ट के अंदर, ओके। अब फर्स्ट टाइम पर सबसे पहले हमें जो टेक्सचुअल रेफरेंस देखने को मिलता है राइटिंग का कि हाँ यार कुछ चीज़ इंसान लिखते वगैरह होंगे, ठीक है,
और रिटन डॉक्यूमेंट्स, इसकी जो एविडेंसेस पहली बार हमें देखने को मिले। याद रखना, अभी हम इंस्क्रिप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम प्रॉपर तरीके से राइटिंग और रिटन डॉक्यूमेंट्स के टेक्सचुअल रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं। वो हमें देखने को मिलता है बुद्धिस्ट के पाली टेक्स्ट के अंदर, स्पेशली बुद्धा के साथ एसोसिएटेड जो जातक कथाएं थी उनमें, और विनय पिटक के अंदर। विनय पिटक किसका पार्ट है? बुद्धिज्म के अंदर बोला जाता है ना 3 बास्केट्स, ये उसका पार्ट है। कौन कौन से 3 पिटक होते हैं, कौन कौन सी 3 बास्केट्स होती हैं? विनय पिटक और सुध पिटक, और तीसरी अभितम पिटक, ठीक है। और जातक कथाओं में क्या मेंशन है? मेघा, रिया, मयूर, पास्ट लाइफ। लेकिन किस फॉर्मेट के अंदर? नहीं, थप्पड़ मारो अपने आप को जरा। बताओ मेगा, अभी फेंकूं तुम्हें अभी मैं बिल्डिंग से? अरे एनिमल फॉर्म के अंदर भूल गए? बुद्धा को एनिमल फॉर्म के अंदर प्रीवियस बर्थ के अंदर डिनोट करा जाता था। और ये, हाँ, और ये इनसे क्या इंस्पिरेशन हमें मिलती थी? ये किस फॉर्मेट के अंदर लिखी जाती थी? हर एक जानवर की कहानी के अंदर क्या है? छुपा हुआ राज क्या है? मॉरल स्टोरीज, मोरालिटी का राज है, ठीक है, जिसको आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो कि एथिक्स सीखने को मिलते हैं हमें इनसे, मॉरल्स एंड एथिक्स। ओके, अब पनिनी की जो अष्टध्यायी की किताब है उसके अंदर हमें रेफरेंस देखने को मिलता है ऑफ द वर्ड लिपि, यानी कि स्क्रिप्ट। एक शब्द देखने को मिलता है लिपि, लिपि का मतलब होता है स्क्रिप्ट, ठीक है। ब्रह्मी जो भाषा यूज करी गई है अशोकन इंस्क्रिप्शन के अंदर, वो एक उस जमाने के अंदर जब अशोकन इंस्क्रिप्शंस के अंदर, अशोकन टाइम्स के अंदर ये इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिलती हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड स्क्रिप्ट मानी जाती है। और इसकी हिस्ट्री अगर हम देखें कि अशोका के टाइम पर अशोका की इंस्क्रिप्शंस अगर लिखी जा रही हैं ब्रह्मी स्क्रिप्ट का, ब्रह्मी की लिपि का इस्तेमाल करते हुए, तो ब्रह्मी का जो इतिहास है वो अशोकन इंस्क्रिप्शन से कुछ सेंचुरीज पहले डेवलप हो गया होगा अच्छे से, क्योंकि वो स्क्रिप्ट हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है, काफ़ी अच्छी बखूबी तरीके से लिखी गई थी। जैसे आज नॉवेल्स लिखी जाती है ना, प्रॉपर वैसे ही डिटेल्ड चीज़ें लिखी जाती थी, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, पनिनी कौन है? 6th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर आपने जाना था इसके बारे में। कौन है पनिनी? ही इज रिगार्डेड एज, शाबाश, ग्रामेरियन, ग्रामेरियन, ठीक है। ग्रामर्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्होंने बताए थे, है ना, अष्टध्यायी में। मोर रिसेंटली कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एविडेंस हमें ब्रह्मी के देखने को मिलते हैं प्री मॉडर्न टाइम से पहले भी, लेकिन ये हमें इंडिया के अंदर देखने को नहीं मिले हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिले हैं। पर्टिकुलरली एक जगह है श्रीलंका के अंदर, अनुराधापुरा, वहाँ से। मेरा ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, छुपे हुए हिडन जो क्वेश्चंस होते हैं ना फैक्चुअल, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड मयूर एंड रिया, आप भी याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। मेगा को मैं इसलिए बता रहा हूँ पर्टिकुलरली फ्रॉम यूजीसी नेट परस्पेक्टिव, एंड आप तीनों को, आप सभी को इसलिए बता रहा हूँ फ्रॉम स्टेट पीएससी एंड यूपीएससी एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से, कि ब्रह्मी स्क्रिप्ट का इतिहास प्री मॉडर्न टाइम से जुड़ा हुआ है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया के बियॉन्ड भी इसके एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। श्रीलंका में एक जगह है अनुराधापुरा, वहाँ पर। अभी अनुराधापुरा अगर ये वर्ड आ गया तो आपको तो यही लगेगा कि इंडिया में कहीं कोई गाँव वाँव होगा, है शायद से, सुनने में ही ऐसा लग रहा है, कोई भी यही मान जाएगा, है ना। लेकिन हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि जो हमें सुनकर प्रतीत हो रहा है वही सही होगा। ये जगह श्रीलंका के अंदर अनुराधापुरा, जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करके निकाला पॉट शर्ट्स को। आप समझ गए पॉट शर्ट क्या होता है? बताओ पॉट शर्ट क्या होता है? पूरा बना बनाया मटका या मटके के कुछ टुकड़े? मटके के अवशेष टुकड़े, ठीक है। जहाँ पर हमें शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलती हैं, और उन इंस्क्रिप्शंस के अंदर हम पुख्ता सबूत के साथ तो नहीं कह सकते, 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रोबेबली दीज आर नेम ऑफ सम पीपल जो कि कितने ज़माने पुराने हैं?
अर्ली 4th सेंचुरी BC। ठीक है, छोटे छोटे तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस जो हैं हमें मिले हैं ऑन पॉटशर्ट्स अगेन इन तमिलनाडु। तमिलनाडु की 3 जगह से हमें प्राप्त हुए हैं ये तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस, जो कि अगेन मटकों के अवशेषों पर मिले हमें। एक जगह है पोरुंथल, एक कोदुमनाल और तीसरा कीजाडी। और इन तीनों जगहों के बारे में आपने तमिलनाडु एनसीईआरटी में सुन रखा है। तो मोस्ट ऑफ दीज रिप्रेजेंट पोस्ट फायरिंग ग्राफिटी। ठीक है, पोस्ट फायरिंग ग्राफिटी। दोस्तों सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ग्राफिटी का जो काम है ना, वो अमेरिका में और यूरोपियन कल्चर में बड़ा पॉपुलर है। आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में या गेम्स वगैरह में कि अमेरिका वगैरह के अंदर ना लोग इस तरह की दीवारों पे पेंटिंग वगैरह करना, यहाँ पर इसके इर्द गिर्द साइकिलिंग करना, स्केट्स चलाना, ये बहुत पसंद करते हैं। वो जैसे आपका डिओड्रेंट होता है ना, वैसा कि स्प्रे लिए रहते हैं हाथ में, और ऐसी दीवारें रंगना या फिर कलर करना ये उनको काफ़ी पसंद होता है। दिल्ली के अंदर भी मयूर आपने देखा होगा, है ना, कि कुछ कुछ जगह पर जहाँ पर रोड पर जो दीवारें होती हैं वहाँ पर भारत के चित्र वगैरह, कुछ स्टोरीज पंडित नेहरू वगैरह की बनाकर लिख दी जाती है। इसको ग्राफिटी कहते हैं। ओके, अब पोस्ट फायरिंग ग्राफिटी का मतलब सिंपल ये है, यहाँ पर ग्राफिटी का मतलब कोई स्प्रे पेंटिंग या कोई कलरफुल कोई ड्राइंग से मतलब नहीं है। कोई भी एक जो सिंबल्स बनाए जाते थे, ठीक है, या जो पिक्चर्स बनाई जाती थी, या सिंपली स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करके कोई टेक्स्ट लिखा जाता था। यहाँ पर जो ज़्यादातर बात हो रही है वो इसी की हो रही है, स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करके टेक्स्ट जो लिखा जाता था। पोस्ट फायरिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी एक मटका या घड़ा है, जब वो बनेगा तो वो थोड़ा सा गीला होगा, वो वेट होगा, उसे फिर फायर करा जाएगा, यानी कि उसकी बेकिंग करी जाएगी आग की भट्टी में लेकर जाकर। वो हो जाएगा रेड कलर का, जनरली हो जाएगा रेड कलर का वो। और जब वो सूख जाएगा फिर उसके ऊपर ये सारी जो टेक्स्ट वगैरह हैं, जो स्क्रिप्ट्स हैं, ये लिखी जाती थी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ दीज रिप्रेजेंट पोस्ट फायरिंग ग्राफिटी। और ये पोस्ट फायरिंग ग्राफिटी के बारे में डिटेल में हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर बात करने वाले हैं, इसी बुक के अंदर, उपेंद्र सिंह की बुक के अंदर। ओके, तो इंस्क्रिप्शन के कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों हम और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं अभी आगे चलकर, लेकिन फिलहाल इस डिस्कशन में दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।